जीएसटी में क्या क्या पढ़ लिया था लास्ट क्लास में अपन ने? आईजीएसटी को वो करना सीखा था, क्या कह सकते हैं, सी सेट ऑफ इनपुट विद आउटपुट हमने सीखा था, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी 2-3 अपन ने ट्राई किए थे। क्या बात समझ में आ रही? और डिटेल में जब आएगा तो अपन उसको देखेंगे, ठीक है क्या? फिर अपन ने एक वो पढ़ा था, याद है, ओवरव्यू ऑफ जीएसटी, ठीक है, 7 वचन, 5 वचन पढ़े थे, पहला वचन, दूसरा वचन, तीसरा वचन, चौथा वचन, पांचवा वचन, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको सबसे ज्यादा ध्यान रखना। अभी उसको रिवाइज कराऊंगा। पहले उसके पहले हमने एक चीज पढ़ी थी, इंट्रा और इंटर। क्या पढ़ी थी? इंट्रा और इंटर। मुझे बताओ इंट्रा स्टेट सेल कब होगी? इंट्रा स्टेट विद इन सेम स्टेट होगा या विद इन सेम यूनियन टेरिटरी होगा? इंटर स्टेट कब होगी? या तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक स्टेट से दूसरा यूटी, या एक यूटी से दूसरा यूटी, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी इंटरस्टेट हो जाता है, और एसईजेड भी क्या हो जाता है? इंटरस्टेट हो जाता है। इतना याद है सबको? ये सारी चीजें किस में आ जाती थी? इंटरस्टेट में। एक क्वेश्चन पहले आपको इसका देख रहा हूं, फिर अपन एक बार डिस्कस करेंगे अपने तरीके से भी, ठीक है? दिव्या जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन इन वाराणसी, उत्तर प्रदेश, ठीक है क्या? एक बंदी है जिसका काम है उत्तर प्रदेश में वाराणसी में। प्रोवाइड्स मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विस टू अमन, अ जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन इन नोएडा फॉर 8 लाख, ठीक है क्या? ये कहां की है? वाराणसी की। और वो कहां का है? बंदा कहां का है जिसको उसने सर्विस दी है? कहां का है? नोएडा का। 8 लाख की सर्विस दी है। अच्छा, अब मुझे बताओ सप्लायर कहां पे है? सप्लायर, सप्लायर कहां पे है? वाराणसी में। और सप्लाई रिसिपेंट कौन है? नोएडा में। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है क्या? तो एक स्टेट से ये सब, नोएडा कहां पे आता है? एमपी, यूपी, हरियाणा कहां आता है? नोएडा इज ऑल्सो इन यूपी। तो ये इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है? इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है? इंट्रा स्टेट है। क्यों? क्योंकि आपकी सर्विस कहां से गई है? वाराणसी से नोएडा, यानी यूपी टू यूपी, ठीक है क्या? सप्लायर भी वहीं पे है, सप्लायर रेसिपेंट भी वहीं पे है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? ये क्या कहलाएगी तुम्हारी? इंट्रा स्टेट। द सप्लाई इज द सिचुएशन ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई। दूसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं। दिव्या अर्जुन वाराणसी, ये तो सेम रिपीट कर दिया है क्या उन्होंने 2 बार? अच्छा, दिव्या अर्जुन वाराणसी उत्तर प्रदेश, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी टू रजिस्टर्ड पर्सन इन मुंबई, 8 लाख। तो क्या होगा? इंट्रा की इंटर? इंट्रा की इंटर? इंटर स्टेट, ठीक है? द सप्लाई इज इन द सिचुएशन ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई। क्या बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्या है? अच्छा, इसका मैं अलग तरीके से एग्जांपल देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जबलपुर एमपी में बैठ के टीचिंग कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? जबलपुर एमपी में बैठ के टीचिंग कर रहा हूं। क्या बात समझ में आ रही है? मैंने तुमको क्लासेस दी और तुमसे क्या करी? पैसे लिए। तो क्या हो जाएगा? सी फीस ली। तो इंटर स्टेट की इंट्रा स्टेट? इंट्रा स्टेट। तुम भी जबलपुर के, मैं भी जबलपुर में बैठ के काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। कोई डाउट? नहीं। दूसरा, मैंने ऑनलाइन क्लासेस बेची, पेन ड्राइव बेची, ड्राइव बेची, गूगल ड्राइव बेची, और दिल्ली के बंदे ने खरीदी, और दिल्ली के बंदे के नाम पे मैंने बिल बनाया। तो क्या हो जाएगा? इंटर स्टेट। क्या हो जाएगा? इंटर स्टेट। ये क्या हुआ? इंट्रा स्टेट। वो क्या हो गया? इंटर स्टेट। पक्का? अब मैं यहां से गया दिल्ली, दिल्ली में एक ऑडिटोरियम बुक किया और दिल्ली के बच्चों को एक लेक्चर दिया। क्या बात समझ में आ रही है? दिल्ली के लोगों को क्या दिया? एक लेक्चर दिया, और वापस आ गया जबलपुर। क्या बात समझ में आ रही है? और उनसे फीस ली। बताओ क्या होगा? इंटर की इंट्रा? मैं यहां से गया दिल्ली, सर्विस कहां पे दी? पढ़ाया कहां पे जाके? दिल्ली में। दिल्ली में ऑडिटोरियम बुक किया और जाके दिल्ली पढ़ाया। सर्विस कहां पे दी? दिल्ली में। किसको दी? दिल्ली के लोगों को दी। वहां से उनसे फीस वहीं पे कलेक्ट करी और पैसे लेके आ गया। इंट्रा स्टेट की इंटर स्टेट? गया तो मैं दिल्ली था। इंट्रा होगा कि इंटर होगा? इंटर होगा। लेकिन लॉजिक सही नहीं दे रहे हो। इंटर क्यों होगा? क्योंकि मैं रजिस्टर्ड पर्सन कहां का हूं? इंटर। अरे मेरा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कहां पे होगा? अब मैं क्या दिल्ली गया हूं तो दिल्ली के अलग से रजिस्ट्रेशन लूंगा क्या 10 दिन के लिए? नहीं, अल्टीमेटली मेरा रजिस्ट्रेशन कहां का है? यहाँ का। अगर मैं सर्विस कहीं बाहर जाके देख के भी आ रहा हूं, ये नहीं देखेंगे कि मैं कहां पे सर्विस दे रहा हूं। मैं रजिस्टर्ड पर्सन, प्लेस ऑफ सप्लाई भी अपन पढ़ेंगे, अपन ने पढ़ा नहीं है, ठीक है? हम रजिस्टर्ड पर्सन कहां के वो देखा जाता है। अब देखें, अमरिंदर, अ कंपनी सेक्रेटरी, GST registered person in Maharashtra for past 5 years and having a flourishing practice there, goes to Delhi for 10 days. 10 दिन के लिए कहाँ गया? दिल्ली. A visiting faculty for summer course at a reputed college. While in Delhi, Amrinder had 5 lakh as a professional fee for the service rendered. This is an example of interstate supply because Amrinder does not have a registered place of business in Delhi or a fixed establishment in Delhi.
This location of supplier will thus have to be taken as Maharashtra, where Amrinder is registered under GST. Since the location of supplier in Maharashtra and the place of supply is Delhi, the supply is interstate supply. इस आया समझ में? कुल मिलाए क्या हो गई? इंटरस्टेट. अच्छा, मैं ऐसे 10-12 बार गया कहाँ? दिल्ली, और दिल्ली में जाके सर्विसेज दी. हाँ, मुझे लगा वहां पे डिमांड बहुत अच्छी आ रही है, तो मैंने कहा एक काम करता हूँ, वहां पे एक सेंटर खोल लेता हूँ. और वहां पे जाके क्या खोल लिया? एक सेंटर खोल लिया. ठीक है, वहां का जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी चलो ले लिया. क्या बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन और वहां पे भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन है. अब मैं वहां पे 2 महीने जाता हूँ, जाके पढ़ा के आ जाता हूँ. ये 10 दिन 15 दिन जितने भी दिन जाता हूँ, जाके पढ़ा के आ जाता हूँ, और बिल वहां के रजिस्ट्रेशन से काटता हूँ, तो फिर वो क्या हो जाएगी? इंट्रा या इंटर. इन दैट केस वो क्या हो जाएगी? इंट्रा. क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, मेनली क्या है कि आप कहाँ के रजिस्टर्ड पर्सन हो उस पर डिपेंड करता है. आपका वहां पे फिक्स एस्टैब्लिशमेंट है या नहीं. ये अभी अपन ना सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं. अभी आपको एक चैप्टर पढ़ाएंगे टाइम ऑफ सप्लाई, फिर एक चैप्टर पढ़ाएंगे प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां पे प्रॉपर आप समझोगे कि कहाँ पे सप्लाई दी गई, कहाँ से सप्लाई ली गई, क्या इंटर होता है, क्या इंट्रा होता है. बहुत डिटेल में एक एक चीज को अपन पढ़ेंगे. अभी अपन सिर्फ ओवरव्यू. ये चैप्टर जो है वो क्या है? बेसिक्स ऑफ जीएसटी. क्या है चैप्टर? बेसिक्स ऑफ जीएसटी. अभी हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं. हाँ या ना, फटाफट बोलो. अच्छा, हाँ, वो जीएसटी दिल्ली को मिलेगा, वो मिलेगा जीएसटी गवर्नमेंट को मिलेगा. हाँ हाँ. चलो, अब इस चैप्टर को मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ. इस चैप्टर में ना बहुत सारी प्रोसीजरल बातें हैं जो मुझे लगता है. अरे कहाँ ये तू क्या पगला रही. ठीक है, इसको अपन को लास्ट में डिस्कस करना है. मैं बीच बीच में इस चैप्टर में वापस आता जाऊंगा जहां जहां मुझे जरूरी लगेगा. क्या बात समझ में आ रही है? हम आगे बढ़ेंगे और बीच बीच में इस चैप्टर में क्या आएंगे? वापस आएंगे जहां जहां इसका रेफरेंस आएगा इस चैप्टर का. अच्छा, पहले एक बार ये देख लो. ये मैं तुमको बता चुका हूँ, याद है ना? यूटीजीएसटी कहाँ कहाँ पे लगता है. एक काम करूं, होमवर्क दूं. होमवर्क आपका क्या है? ये आपको यूटी जीएसटी वाला, यूनियन टेरिटरी जीएसटी एक्ट 2017, एप्लीकेबिलिटी ऑफ यूटी जीएसटी, डेफिनेशंस तो छोड़ दो, मतलब रीड कर लेना एक बार बने तो. एप्लीकेबिलिटी ऑफ यूटी जीएसटी, ये पूरा मर्जर ऑफ दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली, बस वही बताया जो मैंने बताया था कि मर्जर हुआ था. इसके ऊपर तक का, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर तक का आपको रीड करके आना है. कंपलसरी होमवर्क है, मार्क कर लो. इतना रीड करके आना, अपन डिस्कस करेंगे इसको, लेकिन पहले आप रीड करके आओगे. हाँ या ना, फटाफट बोलो. ये फिर इसके बाद देखो, यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट 9A 9B वही आया जो अपन ने पढ़ा था. नीचे दिख रहा है क्या? नीचे पीछे आओ, पीछे आ गया. पेज नंबर कौन सा है? 602. पेज नंबर 599, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर तक का. मॉड्यूल में नई मॉड्यूल आई है क्या? ओके, अभी मैं नई वाली डाउनलोड करता हूँ, इन लोग को लगाएगा. ठीक है, चलो ठीक है. क्या बाकी ये वाला, ये जो सेक्शन है मैंने आपको पढ़ा दिया. ये इन्हें अलग तरीके से लिखा है, अपन ने थोड़ा सिस्टमैटिक लिखा था कि पहले आईजीएसटी को यूज करना है, उसके बाद आया समझ में. ट्रांजिशनल वगैरह अपन देखेंगे, समझेंगे कहानी क्या है. एक चीज बतानी बची है यार, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी है वो, फिर उसके बाद अपन अगले चैप्टर मूव करते हैं. अपन ने चलो वो बाद में दिखा के बता दूंगा. हाँ, एक है सीजीएसटी एक्ट, एक है एसजीएसटी एक्ट, एक है आईजीएसटी एक्ट, एक है यूटीजीएसटी एक्ट. पांचवा क्या है? गुड्स एंड सर्विस कंपेंसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017. नहीं, ये अपन पढ़ेंगे. वैसे तुमको इतने डिटेल में है नहीं, लेकिन समझना है क्या. ठीक है, समझना ध्यान से बेटा. मैं एक बिजनेसमैन हूं. मैं कौन हूं? एक बिजनेसमैन. ठीक है, मेरी इनकम है, मान के चलो महीने की 5 लाख रुपए. कितनी है? 5 लाख रुपए. ठीक है क्या? ठीक है, ये आस्था भी एक बिजनेसमैन है. ठीक है, मैंने आस्था को बोला चलो पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं. उसने बोली ठीक है. मैंने कहा अपन दोनों अपने बिजनेस को मर्ज करते हैं, पार्टनरशिप में चलाते हैं. बोली ठीक है. मैंने कहा और इसकी इनकम कितनी है महीने की? 50,000 रुपए. कितनी है? 50 भी नहीं, और कम कर दो, 20,000 रुपए इनकम है. कितनी इनकम है? 20,000. मेरी कितनी है? 5 लाख. और मैंने कितनी है? 20,000 रुपए. मैंने कहा एक काम करो, आओ अपन एक काम करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं. प्रॉफिट हुआ तो आधा आधा, लॉस हुआ तो आधा आधा. प्रॉफिट हुआ तो आधा आधा, लॉस हुआ तो आधा आधा. बताओ ये मानेगी कि नहीं मानेगी? मान जाएगी. चलो, प्रॉफिट हुआ तो आधा आधा. 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, 2.5 लाख बटेंगे, खुश पार्टी इसकी. 5 लाख का लॉस हुआ तो
मेरे पास से 2.5 लाख जाएगा, उसके पास बेचारी 20,000 तो कमा रही थी, 2.5 लाख जाएगा, घर उजड़ जाएगा उसका बेटा। क्या बात समझ में आ रही है? जिंदगी खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। ऐसे पार्टनरशिप में कभी मत घुसना। क्या बात समझ में आ रही है? ये बोल रही नहीं सर, आप बड़े लोग, बड़े चोचले, बड़े प्रॉफिट, बड़े लॉस, हमको नहीं पढ़ना। मैंने कहा अरे यार मत कर यार, अगर अपन पार्टनरशिप नहीं करेंगे जीएसटी नहीं आ पाएगा, ठीक है क्या? तो बोलती नहीं नहीं ऐसे कैसे? तो मैंने कहा, बोलती नहीं नहीं मेरे को नहीं आना। मैंने कहा यार बिल्कुल यार, बहुत जरूरी है, ऐसे काम नहीं चल पाएगा। अल्टीमेटली समझो कितने स्टेट्स है, कितनी कितने 28। अब समझो फॉर एग्जाम्पल से ले लेता हूं, 400 करोड़ टोटल इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट होता था पहले भी, आज भी होगा। मैंने एग्जाम्पल लेते हैं तो इसको आधा आधा बांटते हैं, कुछ सेंट्रल टैक्स होते थे, कुछ स्टेट टैक्स होते थे, सीजीएसटी और एसजीएसटी, या तो फिर पहले वाले एक्साइज वैट वगैरह जो होते थे, कुछ सेंट्रल टैक्स होते थे, कुछ स्टेट टैक्स। मान के चलते बराबर बराबर होता था। 200 करोड़ किसका? सेंट्रल का, और 200 करोड़ किसका? स्टेट का। अब ये जो 200 करोड़ स्टेट का है, इसमें कितने स्टेट है? 32 स्टेट है। चलो 31 आए थे ना अपने नेट फाइनल, सब मिला के 31 स्टेट्स हैं, और भी यूटी भी बांट लो। चलो ठीक है, 31 स्टेट्स पकड़ो। पर स्टेट की कमाई कितनी? 200 डिवाइडेड बाय 30, रफ आइडिया निकालो ना। 6-7 करोड़ लगभग लगभग। अरे समझो ना, सीजीएसटी का आधा मिलता था पूरा सेंट्रल को, आधा सारे स्टेटों को। अब भाई यहां से वहां माल बेचा तो या तो इस सरकार को मिलेगा या तो उस सरकार को मिलेगा। अरे यार दिल्ली से मुंबई माल बेचा, या तो दिल्ली मिलेगा या तो मुंबई मिलेगा, तो ये किसी एक स्टेट के पास जाएगा। अल्टीमेटली यार सरकार के पास कितना? 6-7 करोड़ आ रहा है। ये मैंने मन से फिगर, मैं वो नहीं लिया, एक्चुअल फिगर्स नहीं है ये, रफ फिगर्स है। बात समझ में आ रही है? अब क्या बोला जा रहा है कि यार ये सब टैक्स लगा के जीएसटी ले आएंगे, और जीएसटी में बराबर बराबर बांटेंगे, प्रॉफिट तो बराबर बांट लोगे। लॉस क्या एक स्टेट अकेला झेल पाएगा? क्या लॉस एक अकेला स्टेट भेज झेल पाएगा? बोले भैया हमको नहीं चाहिए जीएसटी, तुम रखो अपने पास अपना जीएसटी। कल को हमसे सरकार, केंद्र सरकार क्या बोलेगी? इस बार लॉस हुआ, हमको तो कहां से देंगे? क्या बात समझ रही है? हमको हमारी कमाई मारी जाएगी। सब लोग डर रहे थे ना कि सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा तो हमारी कमाई क्या होगी? मारी जाएगी। तो फिर सरकार ने बोले तुम टेंशन मत लो, हम जीएसटी लाते हैं, अपन पार्टनरशिप करते हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी लाते हैं, ठीक है क्या? जीएसटी कलेक्शन के कारण अगर कुछ रेवेन्यू बढ़ा तो वो तुम्हारा, अगर कुछ बढ़ा तो वो तुम्हारा, और अगर तुम्हारा कम हो गया, कि अभी तक एज एन एमपी गवर्नमेंट तुम मान के चलो 50 करोड़ का इनडायरेक्ट टैक्स ले रहे थे, और एसजीएसटी तुम्हारा कितना आता है? 40 करोड़। कितना आता है? 40 करोड़। तो उस 10 करोड़ की भरपाई सेंट्रल गवर्नमेंट तुमको करेगा। तुमको टेंशन और डर लेने की जरूरत नहीं है भाई और बहनों। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मोदी ने कहा मित्रों टेंशन मत लो, तुम्हारा जितना पैसा बनता है, तुम्हारी जितनी कमाई है उससे कम अगर तुम्हारी कमाई होती है तो वो कौन देगा तुमको? सेंट्रल गवर्नमेंट। किसको? स्टेट गवर्नमेंट। अब हर बार सबका तो होगा नहीं, किसी स्टेट का कभी कम होगा। मान के चलो महाराष्ट्र गवर्नमेंट नॉर्मली बोले कितना कमाते थे? सर हम 400 करोड़ कमाते, 40 करोड़ कमाते थे। कोई बात नहीं, तुम 40 कमाते थे, जीएसटी के कारण कितना हो गया? 30। 10 करोड़ तुमको कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा 60 करोड़ हो गई तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा? नहीं। अरे मुनाफा पूरा तुम्हारा, लेकिन तुम्हें लॉस से प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारा बड़ा भाई बैठा है जो तुमको बचाएगा और जो तुम्हें लॉस नहीं होने देगा। तो वो कौन था बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके लिए एक अलग से एक्ट बनाना पड़ा जिसको क्या बोलते हैं, अब पढ़ोगे तुम्हें नाम समझ में आएगा। क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज कंपेंसेशन टू स्टेट्स, कंपेंसेशन टू स्टेट्स एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट? अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है तो वो क्या करेगा? कंपेंसेट करेगा। तो एक हुआ सीजीएसटी एक्ट, एक हुआ एसजीएसटी एक्ट, एक हुआ आईजीएसटी एक्ट, एक हुआ यूटीजीएसटी एक्ट, और एक हुआ गुड्स एंड सर्विसेज कंपेंसेशन टू स्टेट्स एक्ट। क्या बात समझ में आई? अब अपन आते हैं चैप्टर नंबर 16 में। एक बार चैप्टर नंबर 16 खोलो सब लोग। ये चैप्टर पहाड़ है बेटा। ई चैप्टर में सब कुछ है। ई को पलटाते जाओगे ई खत्म ही नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही है? ई बेटा पूरा जीएसटी है। ई पूरा जीएसटी है बेटा। कौन से पेज नंबर से शुरू हो रहा है, कौन से पेज नंबर तक जा रहा है? ठीक है। ई कहां से शुरू हो रहा, कहां से खत्म हो रहा है ना? मतलब ई में ई एक चैप्टर नहीं है बेटा। अब तुमको ये ना लगे कि भैया आप तो ये चैप्टर बहुत लंबा पढ़ा रहे हो, बहुत लंबा चैप्टर है, हमने पहले ही बता दिया। क्या बात समझ में आ रही है? ई चैप्टर में पूरा जीएसटी ने बता दिया है। अगर तुम ओवरव्यू देखोगे तो इनने क्या बताया? पहले टैक्सेबल इवेंट बताया, कॉम्पोजिट सप्लाई, जे 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 चलते जाएंगे। इसी में एग्जेम्पशन, इसी में कॉम्पोजिशन स्कीम, इसी में फॉरवर्ड चार्ज, इसी में रिवर्स चार्ज, यहां तक चलेगी कहानी। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये है इस चैप्टर से पूरा जीएसटी आपका बंधेगा। ठीक है क्या? ये अपने आप में 60% जीएसटी को कवर, 50% जीएसटी 60%
जीएसटी को, ये एक चैप्टर कवर करता है। वैसे ही सेम एक चैप्टर डायरेक्ट टैक्स में आएगा, वैसे इन लोग क्या बांधते नहीं है सही से, वैसे ही एक चैप्टर डायरेक्ट टैक्स में आएगा हेड्स ऑफ इनकम, उसके अंदर पूरे हेड्स एक ही चैप्टर के अंदर ये लोग दे देते हैं, ठीक है। वो दिखने में एक चैप्टर लगता है, हो सकता है आपकी 3 महीने की क्लास चले तो 1.5 महीने तक आप एक ही चैप्टर पढ़ते रहो, क्योंकि वो अल्टीमेटली क्या है, पूरा अपने आप में डीटी हो जाता है, वो अपने आप में पूरा क्या हो जाता है, डीटी हो जाता है। एक बार देखो इनने चेंजेस नहीं किए होंगे, तुमको अभी दिखा दूंगा। नहीं, इस बार इन लोग सुधर गए हैं, इस बार इन लोगों ने सुधर गए हैं। अभी देखो चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8 दिख रहे हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, ठीक है। क्या इसके पहले तक ये पूरा इन लोग एक चैप्टर में देते थे ओल्ड कोर्स में, क्या बात समझ में आ रही है? ये 4 हेड्स मिला के क्या बोलते थे, एक चैप्टर, इनकम अंडर हेड्स, ठीक है। बच्चा पढ़ पढ़ परेशान, एक ही चैप्टर चल रहा है, उसकी फीलिंग ही चेंज नहीं हो रही, फर्क नहीं है, बस एक अलग अलग चैप्टर में बांध दिया है, पर उसका दिल करता है कि मैं जब से एक ही चैप्टर पढ़ रहा हूँ। एक महीना अगर 3 महीने डीटी पढ़ाते थे तो 1.5 महीने तक से वो चैप्टर पढ़ाते थे। हालांकि अब तुम्हारे में थोड़ी समझदारी दिखाई, उन्होंने अलग अलग चैप्टर्स में बांट दिया है, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स। क्या बात समझ में आ रही है? चलो आओ एक बार अपन वापस से आते हैं जीएसटी में। लिवाई एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी, क्या है क्या है क्या है? लिवाई एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। जीएसटी का क्या फंडा होगा, एक बार अपन इसको समझते हैं। उसके पहले एक बार वो वचन याद करो, कहीं लिखे थे, मैंने लिखवाए थे आपको, लिखने बोला था मैंने। चलो अच्छा कोई बात नहीं, आओ लिखवा देते हैं। पहले एक बार रिवाइज करते हैं, छोड़ो नहीं लिखे हुए हैं, किसी बस लिखे हुए हैं तो निकाल लो, बाकी फिर अपन एक बार डिस्कस करते हैं। पहला कदम, पहला वचन क्या था बताओ? कंडीशन टू बी फुलफिल, ये स्टेप 1 नहीं है, ये तो कंडीशन तो हेडिंग पढ़ रही है बेटा। जीएसटी, शादी होनी है, याद है क्या होनी है? शादी, ठीक है। वर और वधु का क्या होना है? मिलन होना है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? गुड्स और सर्विसेज। क्या होना चाहिए? गुड्स और सर्विसेज। अगर गुड्स और सर्विसेज ही नहीं है तो जीएसटी का वजूद ही नहीं हो सकता। तो पहली कंडीशन शादी की, इनने क्या बोला, क्या होना चाहिए? ट्रांजैक्शन जो है वो कायम होना चाहिए, गुड्स या सर्विसेज। लड़का और लड़की अगर नहीं होंगे तो शादी किसकी होगी? क्या बात समझ में आ रही है? तो गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? सप्लाई होनी चाहिए। इन दोनों के आपस में क्या होनी चाहिए? सप्लाई होनी चाहिए, नौकरी होनी चाहिए, पैसा कमाना। अगर पैसा नहीं कमा रहा तो किसी काम का नहीं है। क्या बात समझ में? तो वधु पूछ रही है पहली चीज, गुड्स, घर है कि नहीं है, गुड्स एंड सर्विसेज है कि नहीं है। गुड्स एंड सर्विसेज है तो नौकरी है कि नहीं है, सप्लाई करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है क्या? उसके बाद क्या था तीसरा? जो विद इन स्टेट करते हो कि आउटसाइड स्टेट करते हो, इंट्रा करते हो कि इंटर करते हो। तो पहली 3 कंडीशन, हाँ भैया गुड्स एंड घर है हमारे पास गुड्स घर है जिसमें आप जीएसटी लगाओगे, जिसमें आके आप रहोगे, तो गुड्स एंड सर्विसेज है। दूसरी बात क्या है? सप्लाई भी है, नौकरी भी है। अच्छा विद इन द स्टेट नौकरी है तो यहीं की है, नहीं तो बाहर की है। क्या बात समझ में आ रही है? तो इंट्रा है या इंटर है। उसके बाद क्या था चौथा? ठीक है, टैक्सेबल पर्सन, समाज में रजिस्टर्ड है कि नहीं ये बंदा। क्या बात समझ में आ रही है? बंदा रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है कि नहीं, पता पड़ा समाज से निकाला हो चुका है, दुनिया में उसको कोई जानता पहचानता है नहीं, रजिस्ट्रेशन उसका है नहीं, और उसके ऊपर शादी करने जाओगे क्या? नहीं जाओगे। इसलिए क्या चाहिए? रजिस्ट्रेशन चाहिए। पहला क्या चाहिए? गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा क्या चाहिए? सप्लाई। तीसरा इंट्रा एंड इंटर। चौथा टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, टैक्सेबल पर्सन तो है, क्या सरकार ने, देश या समाज ने देश निकाला तो नहीं कर दिया है, एग्जेम्प्ट तो नहीं है। इन 5 कंडीशन में एक भी कंडीशन छूटी तो शादी टूटी। तो बस समझ में आ रही है? अगर एक भी कंडीशन छूटी भाई और बहनों तो शादी टूटी, विवाह नहीं हो पाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? और अगर एग्जेम्पशन में भी नहीं है, मतलब देश निकाला भी नहीं हुआ है, वेरी गुड, तो क्या होगा बेटा? है ना, बधाई हो, विवाह संपन्न हुआ। क्या बात समझ में आ रही है ना? हमारी लड़की तुम्हारी हुई, ऐसी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? तो ये क्या है? ये कंडीशन आपकी क्या हुई? पूरी। क्या बात समझ में आ रही है? अगर एक भी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो क्या होगा बेटा? जीएसटी का जन्म नहीं हो पाएगा, ये विवाह नहीं हो पाएगा, लड़की नहीं मानेगी। हाँ या ना फटाफट बोलो। तो आज से हम क्या करेंगे? लड़की को मनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। बोलो हाँ। एक एक करके सारी कंडीशनों को पूरा करेंगे और देखते हैं कैसे नहीं मानेगी। आखिरकार तो क्या ही है, कहां जाएगी? मानना तो पड़ेगा ही, जीएसटी तो आएगा ही। हाँ या ना फटाफट बोलो। समझ में आया? चलो आइए देखते हैं। हाँ हाँ बेटा, हाँ बेटा, आई नो। मैंने बोला था पहले ही मैं आपको घुमाऊंगा थोड़ा बहुत। अरे माता, थोड़ा सबर माता।
इन लोग क्या है ना, अच्छा ये बीच में है तभी तो मैं सोचूं। हाँ चलो, पहली कंडीशन क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज। पहली कंडीशन क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज। तो आइए सबसे पहले लिखिए कंडीशन वन। हाँ हाँ लिखना है लिखना है। कंडीशन वन, कंडीशन वन, हेडिंग डाल लो जिस्ट ऑफ जीएसटी, या रुक अभी डेफिनेशंस डाल लो, बस पहले डाल लो डेफिनेशंस। पहली चीज क्या की है बेटा? पहली चीज क्या होनी चाहिए? गुड्स एंड सर्विसेज। तो स्टेज वन क्या होता है? स्टेज वन क्या होता है कि देयर शुड बी आइदर गुड्स और सर्विसेज। एक काम करें, पहले पूरी स्टेजेस एक साथ लिखवा देते हैं। स्टेज वन, देयर शुड बी आइदर गुड्स और सर्विसेज। देयर शुड बी आइदर गुड्स और सर्विसेज। स्टेज टू या कंडीशन टू, जो भी लिखना चाहो। कंडीशन टू क्या है? देयर शुड बी सप्लाई ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज। स्टेज थ्री, स्टेज थ्री क्या हो जाएगा? check whether supply is intra or intrastate or interstate। कहां तक हो गया? इंटर और इंटर लिख लिया ना। स्टेज फोर, कंडीशन फोर, ठीक है। सप्लाई शुड बी मेड बाय टैक्सेबल पर्सन। supply should be made by taxable person। स्टेज फाइव, goods should not be from the exempt list। goods oblique services, goods oblique services should not be from exempt list। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? बधाई हो। ठीक है, बधाई हो। अभी शादी नहीं हुई, बधाई हो। अभी क्या हुआ है? रिश्ता पक्का हुआ। तो हम ये रिश्ता पंगा पंगा नहीं पक्का समझे। पंगा तो होता ही है, क्या ठीक है ना? ठीक है क्या? तो बधाई हो, आज से आपकी लड़की हमारी हुई। ठीक है, फिर क्या होगा? स्टेज सिक्स लिखो। अब क्या करोगे? हिसाब किताब करोगे ना पहले। अभी भाई रिश्ता पक्का करके सीधे हनीमून में जाता है क्या साले? आदमी ठीक नहीं है। ठीक है, ठीक है। पहले क्या होगा बेटा? स्टेज सिक्स में क्या होगा? हिसाब किताब करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी। जीएसटी। फिर क्या हुआ? स्टेज सेवन, कौन भरेगा जीएसटी? अरे भाई दहेज का कैलकुलेशन तो हो गया। आजकल जमाना उल्टा है, दहेज कौन देगा? लड़के वाले देंगे कि लड़की वाले? ठीक है क्या? दहेज कौन देगा
यानी कि लिख लो फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज, लिख लो फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज। ठीक है, यहां तक कितने लिख लिए? 7 ना, बाकी अब 2-3 के लिए जगह छोड़ दो, इतना अपन बाकी और जब जब स्टेप्स आएंगे तो ऐड कराता जाऊंगा। ये 7 स्टेप्स होते हैं, ठीक है क्या? ठीक है क्या? तो 7 वचने, 7 कसम, 7 कंडीशन में अपन ने क्या कर दिया? विवाह को संपन्न कराने की ओर अपन आ गए हैं। ठीक है, अब एक एक वचन को अपन ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। शादी का सवाल है, जिंदगी का सवाल है, जीएसटी का सवाल है, तो क्या कहते हैं बेटा, एक एक वचन को बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। वचन नंबर 1 पहला क्या था बताओ मेरे का? पहला वचन क्या था? देयर शुड बी आइदर गुड्स एंड सर्विसेज। ओहो, अगर मैं गुड्स कर रहा हूं या सर्विस, अगर मैं गुड्स का ट्रीटमेंट ही नहीं कर रहा, जो मैं सप्लाई कर रहा हूं वो गुड्स ही नहीं है और वो सर्विसेज ही नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? सप्लाई ही नहीं कहलाएगा। ठीक है क्या? हालांकि मैं प्रिंट आउट मटेरियल आपको दे दूंगा, ऑलमोस्ट बन गया है, बस इसको चेक करना बचा है, नहीं तो कल तक आपको ये पूरा एक चार्ट बन के मिल जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? सबसे पहले लिखो डेफिनेशन ऑफ गुड्स। ठीक है, पहले स्टेज 1 लिखो गुड्स और सर्विसेज, उसके अंदर लिखो डेफिनेशन ऑफ गुड्स। स्टेज 1 लिखो गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, गुड्स क्या होता है बताओ? गुड्स क्या होता है? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज, एक सेकंड रुक जाना। हाँ, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ब्रैकेट में लिखो विच कैन बी मूव्ड, विच कैन बी मूव्ड without any dismantling, which can be moved without any dismantling from one place to another. Dismantling, 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 dismantling from one place to another. ठीक है, बस विदाउट वन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बस बंद कर दो ना, अनदर में बंद कर दो, बंद करना तो समझ ही जाओगे ना भाई। ठीक है, नेक्स्ट में लिखो इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग अलग अलग पॉइंट्स लिखना, सेकंड मतलब एक लाइन छोड़ के। इंक्लूडिंग ग्रोइंग क्रॉप्स, including growing crops and grass, comma, comma, things attached, things attached, और इसका क्या है? to or forming part of the land, things attached to or forming part of the land। ये तुमने पढ़ी होगी डेफिनेशन गुड्स की, और भी किसी एक्ट में, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ी है। वेरी गुड। कुल मिला के जीएसटी ने क्या बोला? जीएसटी ने क्या बोला? जीएसटी ने क्या बोला? गुड्स किसको मानेंगे? सिर्फ मूवेबल को। यहां ध्यान से पकड़ना, किसको? मूवेबल को। क्या इमूवेबल को गुड्स बोला? नहीं। क्या आप प्रॉपर्टी बेचने जाओगे तो जीएसटी लगेगा? अभी तक हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, अभी तक की जो बातें समझ में आ रहा है कि प्रॉपर्टी बेचने में जीएसटी लगेगा क्या? नहीं, क्योंकि वो कौन सी प्रॉपर्टी है? मूवेबल। इमूवेबल कौन सी है? इमूवेबल। अभी तक जीएसटी की बात किसमें करिए? गुड्स एंड सर्विसेज में। और गुड्स में क्या बोला? ऑल फॉर्म ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ऑल फॉर्म ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या बात समझ में आ रही है? अब मुझे एक बात बताओ बेटा, लिफ्ट लगी है, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट, फर्स्ट से सेकंड, ऐसे 25 माले तक जाती है, फिर नीचे आती है, ये मूवेबल है या इमूवेबल है?
मूवेबल है कि इमूवेबल है? लिफ्ट जा रही नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ठीक है, मूवेबल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्या वन प्लेस टू अनदर मूव हो रही है? नहीं, तो ये किस में आ जाएगी? इमूवेबल में। क्या बात समझ में आ रही है? या अच्छा मुझे बताओ, ये एसी लगा हुआ है, ये एसी फिक्स है पीछे, ये मूवेबल है कि इमूवेबल है? पंखा लगा हुआ है, मूवेबल है इमूवेबल है? विदाउट एनी डिसमेंटलिंग आप उसको निकाल सकते हो। दो तो स्क्रू खोलोगे, एसी निकल जाएगा। ऐसे तो हर चीज को अल्टीमेटली आप क्या घोषित कर दोगे? मूवेबल, और फिर जीएसटी नहीं भरोगे। अरे बात समझ में आ रही है? एसी खरीद जाओगे, जीएसटी लगेगा ना, उठा के लेके लग गया, दो तो स्क्रू खोलेंगे निकल जाएगा। तो क्या है, क्या डेफिनेशन क्या लिखी बताओ? which can be moved without any dismantling। जिसको दो तो, अगर मैं इन बेंचों को यहाँ पे देखना, कॉलेजों में जाते होगे तुम पेपर पेपर देने, तो वो जो बेंच है वो आपस में जुड़ी रहती है कई बार, और कई बार वो जमीन से भी जुड़ी रहती है, बच्चे निकाल निकाल के इधर उधर ना कर दें। क्या बात समझ में आ रही है? तो जो टेबल बेंच है इसको मैं यहाँ पे एक पट्टी लगा के जमीन से फिक्स कर दूं, ताकि तुम हिलाओ डिलाओ नहीं, एक रूम से दूसरे रूम में लेके जाओ। तो ये मूवेबल होगी कि इमूवेबल होगी? मूवेबल की इमूवेबल? मूवेबल हो जाएगी, क्योंकि क्या है, बिना क्या है, बिना उसके, बिना डिस्प्ले मूव हो सकती है, तो क्या हो जाएगी? मूवेबल। क्या बात समझ में आ रही है? सिर्फ जमीन में ठोक देने से कोई चीज इमूवेबल नहीं हो जाती। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? वरना आप क्या करोगे, बात बात पे चीजों को क्या कर दोगे, फिक्स कर दोगे और बोलोगे गुड्स नहीं है, ये तो क्या है, इमूवेबल है। ऐसा नहीं होता। बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली क्या है, जिसको आप, अच्छा अब मान के चलो मैंने डक्ट एसी लगवाया। क्या लगवाया? डक्ट। डक्ट एसी समझते हो? जिसकी पूरी ऊपर से वो जाती है, पाइप्स जाते हैं, और फिर वो जाके ऊपर जाके एक वो हो जाता है कनेक्ट। ये मूवेबल है कि इमूवेबल है? ये हो जाएगा इमूवेबल, क्योंकि बिना डिसमेंटलिंग के, बिना तोड़ फोड़ के उसको निकाला जा सकता नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो गुड्स है या सर्विस है, जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये किस पे डिपेंड करेगा? गुड्स क्या है, गुड्स है या नहीं है। तो सबसे पहले गुड्स क्या आते हैं? मूवेबल। क्या आते हैं? मूवेबल। अच्छा, तुमने बाहर देखा होगा साइन बोर्ड लगा हुआ है ना, आप बाहर जाओगे, हाईटेक्स का वो खंबा लगा हुआ है, उसमें साइन बोर्ड लगा हुआ है। क्या बात समझ में आ रही है? या अपन पेट्रोल पंप जाते हैं तो वो इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप में वो खंबा लगा रहता है, वो मूवेबल होगा इमूवेबल होगा? मूवेबल होगा इमूवेबल? बेटा वो नीचे सिर्फ उससे कसा, वो पूरा अपने आप में एक पार्ट है, बन के आया, आके लग गया, नट खुल के निकल के ले जाएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा? मूवेबल। क्या हो जाएगा? मूवेबल। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन कभी अपन ट्रेन से जाते हैं तो देखिए बड़े बड़े बिजली के खंभे होते हैं, वो भयंकर बड़े बड़े वाले, ठीक है, लार्ज साइज इलेक्ट्रिसिटी पोल्स होते हैं। दिखाऊं क्या? उसको बोलते क्या, मुझे भी याद नहीं आ रहा। ये वाले, हाँ ये वाले, ये देखें, ये भयंकर बड़े बड़े होते हैं। अब बताओ ये मूवेबल है इमूवेबल है? ये मूवेबल है इमूवेबल है? पहली चीज, ये खुल भी जाए तो क्या इतनी बड़ी गाड़ी किसमें लेके जाओगे? अल्टीमेटली ये क्या होंगे? डिसमेंटल होके ही जाएंगे। क्या बात समझ में? तो बेसिक टेस्ट क्या है? मूवेबल विदाउट डिसमेंटलिंग मूव हो पा रहे हैं कि नहीं? मैंने आपको डेफिनेशन में ही लिखवाया, मैंने आपको डेफिनेशन में क्या लिखवाया बताओ बेटा? विच कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये भी इंपॉर्टेंट है, वन प्लेस टू अनदर। लिफ्ट वहीं वहीं घूम रही, ठीक है, या वो तुम्हारे एक्सकेलेटर्स जो होते हैं वो इधर से सीढ़ी ऊपर नीचे हो रही है, तो वो मूवेबल नहीं हो जाएंगे, वो क्या रहेंगे? इमूवेबल, क्योंकि वन प्लेस टू अनदर नहीं है और विदाउट डिसमेंटलिंग मूव नहीं होंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो अल्टीमेटली क्या आ जाता है वो? इसके साथ साथ ये तो आया ही आया, इंक्लूडिंग क्या लिखवाया? ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, थिंग्स और फॉर्म पार्ट ऑफ द लैंड, साइनेज, इलेक्ट्रिसिटी पोल वगैरह एटसेट्रा, जो कि क्या है? छोटे वाले, ये वाले छोटे वाले इलेक्ट्रिसिटी पोल जो क्या है? खुल के अलग मूव हो जाते हैं। साइनेज मतलब साइन बोर्ड, साइनेज मतलब साइन बोर्ड वगैरह, ये सब क्या हो जाते हैं? तुम्हारे मूवेबल हो जाते हैं। ग्रोइंग क्रॉप्स जो है, घास है या फसल है, ठीक है, क्या उनको भी क्या बोला गया? उनको भी क्या बोला गया? गुड्स की डेफिनेशन में डाला गया, गुड्स की डेफिनेशन में डाला गया। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट बोलो। तो क्या गुड्स में अब क्या, उसमें भी जीएसटी लग जाएगा, घास में भी, फसल में भी जीएसटी लग जाएगा। वो आगे किसी कंडीशन में जाके फेल हो जाए, यहां गुड्स की डेफिनेशन तो हो गई,
अब आगे देखेंगे सप्लाई की डेफिनेशन फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है, कहीं सरकार ने एग्जेम्प्ट करके रखा है कि नहीं रखा है। गुड्स घोषित होगा इसका मतलब ये नहीं कि जीएसटी लग गया, अभी तो हम बस ये पढ़ रहे हैं कि भैया इसमें जीएसटी आगे चल के कभी लग सकता है कि नहीं। अगर गुड्स है तो बाकी क्या है, 7 वचन चेक करेंगे। अब इससे पहली वचन चेक हुई है, क्या बात समझ में आ रही है, गुड्स। दूसरी चीज क्या है, सर्विसेज। दूसरी चीज क्या है, सर्विसेज। सर्विसेज क्या है बेटा, लिखो सर्विसेज की डेफिनेशन। जो नॉर्मल बिजली के खंभे हैं वो मूवेबल में आना चाहिए कि मूव हो जाएंगे क्या, ऐसे तो, अबे ऐसे तो तुम जो वो बाहर साइन बोर्ड देखोगे वो भी तो एकदम अंदर तक घुसा हुआ है, ऐसी बात थोड़ी है। क्या वो अलग से शिफ्ट होके आके लग सकता है, और क्या वो निकल के जा सकता है, हाँ। क्या बात समझ में नहीं, एक बार में पूरा पार्ट एक बार निकल के आ जा सकता है, हाँ। तो वो क्या इसमें आ जाएगा तुम्हारा गुड्स में, क्या बात समझ में, मूवेबल में आ जाएगा। ठीक है, लिखो एनी एक्टिविटी सर्विसेज के अंदर, सॉरी सर्विस लिखो एनीथिंग अदर देन गुड्स, एनीथिंग अदर देन गुड्स। मतलब जो गुड्स नहीं है वो क्या है, सर्विस। ये तो बड़ा खेल खेल दिया इनने, एनीथिंग अदर विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी इज नॉट ना, उल्टा होता ना, वैसे ही वाला है। ठीक है क्या, ठीक है, एनीथिंग अदर देन गुड्स। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो दैट इज एनी एन एक्टिविटी, एन एक्टिविटी आइदर एक्टिव और पैसिव, आइदर एक्टिव और पैसिव। अब एक्टिव और पैसिव में क्या फर्क है, एक्टिव में आप कुछ कर रहे हो और पैसिव में आप कुछ नहीं कर रहे हो। कुछ नहीं कर रहे हो तो सर्विस कैसे हो जाएगी, अभी समझाता हूं। ठीक है क्या, ब्रैकेट में एक्टिव और पैसिव दैट इज डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग क्या मतलब, कुछ कर रहे हो तो सर्विस है, कुछ नहीं कर रहे हो तो भी क्या है, सर्विस। कुछ नहीं कर रहे हो तो सर्विस कैसे होगी, समझना ध्यान से, समझना ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो यहां पे सामने कोचिंग के सामने क्या हो जाए, एक शॉप खुली, ठीक है क्या, और वो शॉप कोचिंग के सामने जो शॉप खुली है वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बैंड बाजा मतलब उनकी डीजे की और ड्रम और वो उसकी शॉप है बैंड एंड की। मैं यहाँ 11 बजे पढ़ाना शुरू करता हूँ, वो लोग ढोल नगाड़ा लेके अपना शुरू हो जाता है कि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, पूरे टाइम पे 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 बजाते रहते हैं। क्या बात समझ में आ रही है। मैं उनके पास गया, मैंने कहा हाथ जोड़े भैया एक काम करो, 11 से 1 मेरी क्लास रहती है, सुबह 11 से 1 2 घंटा आप मत बजाया करो। उन्होंने बोला अरे क्यों नहीं बजाएंगे, हमारा काम है, हमारा धंधा चलता है इससे, हम तो बजाएंगे। फिर शुरू होगा पे 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 बजाना ही मेरे सामने। मैंने कहा बड़े भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 11 से 1 मत बजाओ, उसके बाद बजाते रहना। बोलते हम क्यों नहीं बजाए भैया, हमारी दुकान है, आपकी कोई मेरा कोई राइट है क्या उसको मना करने का, नहीं उसकी दुकान है, वो अपनी दुकान में जो कर रहा है करे, ठीक है क्या। फिर मैंने बोला बड़े भाई क्या चाहिए तू बता। बोलता है भैया देखो हमारा नुकसान होता है, आप हमको 1 लाख रुपए दे दो, हम क्या करेंगे चुपचाप बैठे रहेंगे, बैंड नहीं बजाएंगे 1 घंटा 2 घंटा। हमने कहा ठीक है जा, चेक साइन किया, 1 लाख रुपए उसको तुरंत मुंह पे मार दिया। मैंने कहा अब नहीं बजाना। अब वो 1 लाख रुपए लेके बैठा हुआ है। 1 लाख रुपए उसने काहे के लिए है, ना बजाने के लिए है, बैठने के लिए। बताओ बेटा क्या ये सर्विस कहलाएगी, क्या इसमें जीएसटी आएगा, हाँ। क्या बात समझ में आ रही है, क्यों सर्विस कहलाएगी, उसने पैसे लिए नॉट टू डू एनीथिंग के, तो उसमें भी क्या माना जाएगा, सर्विस, और उसको भी क्या मानी जाएगी, जीएसटी। क्या बात समझ में आ रही है, हाँ या नहीं फटाफट बोलो, क्लियर है क्या। अगर मान के चलो कोई और मैं यहाँ पे फैकल्टी रखूं, वो किसी और कोचिंग में जाके पढ़ाने लग जाए, मैं बोलूं नहीं नहीं मैंने आपसे कंडीशन साइन किया, आप इस कोचिंग में नहीं पढ़ाओगे, किसी और कोचिंग में नहीं पढ़ाओगे, तो उसने बोला मैं इस बात के 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लूंगा। मैंने कहा ठीक है ले। क्या बात समझ में आ रही, तो मैं 1 लाख रुपए जो ऊपर से दे रहा हूँ वो क्या है, फॉर नॉट टू डू समथिंग, तो वो भी क्या जाएगा, सर्विस में आ जाएगा। एक्टिवली मैं पढ़ा रहा हूं, दिस इज आई एम गिविंग यू ऑल सर्विसेज। पैसिव क्या होगा, बिना कुछ किए, क्या क्या ना पढ़ा के नहीं, मैं कोई और एग्जांपल में बोल लो सालो, ठीक है, कोई और एग्जाम बिना पढ़ाने के पैसे लूंगा क्या, ठीक है क्या। दूसरे में क्या हुआ, पैसिव, क्या हो जाएगा, पैसिव। पैसिव में क्या हो जाएगा कि वो ढोल वोल बजाने वाले ने बोला कि हम ना बजाने के पैसे लेंगे, तो वो भी क्या हो जाएगा तुम्हारा सर्विस। क्या बात समझ में आ रही है, आया कि नहीं आया, ठीक है। अब पहले लिखा गुड्स, लिखा सर्विस, अब लिखो नाइदर गुड्स नॉर सर्विसेज। नेक्स्ट साइड हेडिंग, नाइदर गुड्स नॉर सर्विसेज। नाइदर गुड्स नॉर सर्विसेज मतलब
जो गुड्स भी नहीं है और सर्विसेज भी। इसके अंदर लिख दो मनी एंड सिक्योरिटीज। हाँ, मनी एंड सिक्योरिटीज मतलब, और पैसे को गुड्स और सर्विसेज नहीं माना गया है। पैसे को ना तो गुड्स माना गया है ना तो सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे को 5,000 रुपए देती है ऐसे ही कि भाई सर मैंने कहा मेरे को पैसे की जरूरत है, 5,000 रुपए दे दे। इसने मुझे 5,000 रुपए दिया और बोला 4 दिन बाद लौटा देना। मैंने 4 दिन बाद इसको 5,000 रुपए लौटा दिए। कायदे से ट्रांजेक्शन तो हुआ है। मैंने अच्छा, इसने मुझसे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया, कोई कमीशन, कोई ब्रोकरेज कुछ चार्ज नहीं किया है। तो इसने जो मुझे पैसे लिए हैं वो क्या हो जाएगा? मनी आएगा। मैं मनी दी इसने मेरे को, तो क्या ये ट्रांजैक्शन गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में आएगा? नहीं। क्या इसमें जीएसटी लगाएंगे हम? नहीं, इसमें कोई जीएसटी नहीं लगाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन 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 अब समझो, मैंने शेयर्स खरीदे रिलायंस कंपनी के 1 लाख के, बताओ उस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा क्या? नहीं लगेगा। मैंने शेयर्स बेचे, उस पर जीएसटी लगेगा क्या? नहीं। सिक्योरिटीज पे जीएसटी नहीं लगे। क्यों नहीं लगेगा? अच्छा एक बार बताओ लॉजिक ऐसे क्यों नहीं लगा रहे जीएसटी उसमें? मुझे एक बात बताओ, मैं शेयर्स खरीदता बेचता हूं। मैंने 1 लाख का शेयर खरीदा रिलायंस का, और 1,10,000 का शेयर जब 110 रुपए हुआ तो 1,10,000 में शेयर्स को बेच दिया। जीएसटी हमेशा प्रॉफिट में लगता है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू पे? ट्रांजैक्शन वैल्यू पे, सेल वैल्यू पे। अब अगर इन लोग इस पे जीएसटी लग जाए, मान के चलो 18%, तो क्या होगा? कमाता आदमी बड़ी मुश्किल से शेयर्स वगैरह बेच के बड़ी मुश्किल से आदमी 8-10 हजार रुपए कमाता है, उसमें तुम सीधे सीधे ट्रांजैक्शन वैल्यू पे 1 लाख पे तुमने 18% जीएसटी लगा दिया। कितना हो गया? 18,000। जिंदगी में कोई ना कमाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? 5 लाख का ट्रांजेक्शन किया, अब 5 लाख में 50,000 कमाए होंगे या 15,000 कमाए होंगे, तुमने 5 लाख पे 18% सीधे सीधे क्या कर दिया? जीएसटी पेल दिया। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसलिए ट्रांजेक्शन वैल्यू पे जीएसटी लगता है, तो सिक्योरिटीज वगैरह पे जीएसटी नहीं लगे। लेकिन मान के चलो बीच में कोई ब्रोकर आ गया। कौन आ गया? ब्रोकर। मैं ब्रोकर हूं, तुमने कुछ शेयर्स खरीदे, तुमने उसको शेयर्स मैंने बिकवाए, और मैंने बीच में ब्रोकरेज खाई, तो ये मैंने ब्रोकरेज की सर्विस दी। मैंने बीच में ब्रोकरेज की सर्विस दी, और उसमें मैंने आपसे क्या ली? कमीशन। उस कमीशन पे जीएसटी आएगा। वो कमीशन को आप, वो ब्रोकरेज को आप क्या मानोगे? सर्विस मानोगे। वो ब्रोकरेज को आप सर्विस मानोगे। क्या बात समझ में आ रही है? लिखो 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 लिखो। ट्रांजैक्शन इन मनी, नोट डाल के लिख दो उसी में, हाँ नेक्स्ट लाइन में। ट्रांजैक्शन इन मनी एंड सिक्योरिटीज, ट्रांजैक्शन इन मनी एंड सिक्योरिटीज विथ कंसिडरेशन। ट्रांजैक्शन इन मनी एंड सिक्योरिटीज विथ कंसिडरेशन। जब पैसों से हुआ है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? अगर मान के चलो कुछ मैंने मनी में कोई ट्रांजैक्शन करवाया है और उसका मैंने कोई कंसिडरेशन लिया है, उसका मैंने कोई क्या लिया है? कोई कंसिडरेशन। एग्जाम्पल ब्रोकरेज, एग्जाम्पल ब्रोकरेज will be considered as service, will be considered as service, will be considered as service। कितनों को समझ में आ गया? हाथ उठाओ। ये किसकी डेफिनेशन हुई? गुड्स एंड सर्विसेज की। तो पहली कंडीशन चेक करने के लिए इतनी सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि भैया गुड्स है या सर्विसेज है या दोनों नहीं है। अगर दोनों नहीं है तो फिर जीएसटी नहीं आए। क्या बात समझ में आ रही है? पहले अब सिर्फ गुड्स एंड सर्विस लगने से ही जीएसटी लग जाएगा कि बाकी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी? दूसरी कंडीशन क्या चेक करोगे? अभी अब दूसरी लिखेंगे नहीं, सिर्फ समझेंगे, ठीक है? दूसरी कंडीशन क्या है? सप्लाई है या नहीं है। क्या है? सप्लाई है या नहीं है, ठीक है क्या? तो सप्लाई चेक करने के लिए, सप्लाई है कि नहीं है, 3 चीजें चेक करते हैं। पहले इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, पहले पार्ट में अपन लेंगे सप्लाई चेक करना है कि नहीं चेक करना है। ये कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? विथ कंसिडरेशन चेक करेंगे। विथ कंसिडरेशन मतलब पैसा कुछ भी मिला हुआ है, कुछ भी पैसा मिला हुआ है तो ही अपन ये वाली कंडीशन चेक करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसमें ए बी सी टेस्ट होता है। क्या टेस्ट होता है? ए बी सी। अगर ये ए बी सी तीनों एक्टिविटी, ये तीनों टेस्ट में तुम पास हो जाते हो तो क्या कहला जाता है? सप्लाई। तो क्या कहला जाता है? सप्लाई। ए बी सी टेस्ट क्या होता है? ए मतलब होता है एनी एक्टिविटी। क्या होता है? एनी
एक्टिविटी, कोई भी आप एक्टिविटी होनी चाहिए। एक्टिविटी के अंदर क्या क्या जाता है? सेल, एक्सचेंज, ट्रांसफर, बार्टर। क्या 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 क्या? सेल, एक्सचेंज, ट्रांसफर, बार्टर, लाइसेंस, रेंटिंग, लीजिंग। क्या क्या क्या? सेल, एक्सचेंज, ट्रांसफर, बार्टर, लाइसेंस, रेंटिंग, लीजिंग। इसके अलावा भी और हो सकता है। मेन ये सब लिस्ट है, इंक्लूसिव लिस्ट है। ये पढ़ा होगा ना तुमने लॉ में, इंक्लूसिव एटसेट्रा, और भी चीजें आ जाती है। मेनली सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज। क्या बात समझ में आ रही है? तो वो क्या हो जाता है तुम्हारा? एक्टिविटी। ये जो एक्टिविटी होनी चाहिए, किसमें की होनी चाहिए? इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए। इन फर्दरेंस ऑफ क्या होनी चाहिए? बिजनेस। मतलब बिजनेस के लिए की होनी चाहिए या बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? पहले आपने क्या की होनी चाहिए? एक्टिविटी। दूसरा, इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए। और सी क्या होना चाहिए? उसमें क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन। क्या होना चाहिए? सी क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन। क्या बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल, तुमको एग्जाम्पल देता हूं। क्या बात समझ में आ रही है? ये मान के चलो, क्या नाम है तुम्हारा यार, भूल गया मैं। नंदनी। नंदनी एक बोतल लेके आई। नंदनी क्या खरीद के आई? एक पानी की बोतल खरीद के आई। है ना, लड़कियां आपस में ऐसा अक्सर करती हैं। बोतल लेके आई तो उसकी सहेली, क्या नाम है तुम्हारा? तान्या ने बोला, अरे भाई, ओ माय गॉड, कितनी क्यूट बॉटल है। क्या बात है? कितनी अच्छी लग रही है ये बॉटल, मेरे को बड़ी क्यूट लग रही है, तो ये मेरे को देगी क्या? उसने बोला ठीक है, ये बॉटल आज से तेरी, तू रख ले, कोई बात है क्या? बड़ी क्यूट बॉटल है, रख ले। तो क्या एक्टिविटी हुई? सेल, ट्रांसफर हुआ है। हाँ, क्या बात समझ में आई है? अच्छा, लेकिन नंदी ने बोला बहुत पैसे, बहुत महंगी है यार, ऐसे फ्री में नहीं दे सकती, 100 रुपया लूंगी। बोली ठीक है, एक काम कर, 100 रुपए उसने उसको दे दिए। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्या एक्टिविटी है? हाँ। कंसिडरेशन है? हाँ। लेकिन क्या उसका ये बिजनेस है? क्या ये बॉटल खरीद खरीद के बेचती है? क्या ये बॉटल वाली है? नहीं बेटा, ये बॉटल वाली नहीं है, ये बॉटल खरीद खरीद के नहीं बेचती है। तो अब इसमें ये क्या, एक बॉटल उसको बेची, उससे 100 रुपए लिए, तो क्या हम रियल वर्ल्ड में ऐसा करते हैं? ला जीएसटी दे, इसमें 100 रुपए में 18% सरकार को भरने जा रहे हैं? नहीं। तो पहले क्या होनी चाहिए? एक्टिविटी। क्या होनी चाहिए? एक्टिविटी। एक्टिविटी के साथ क्या होना चाहिए? बिजनेस। और बिजनेस के साथ क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन। जब तीनों टेस्ट पास होंगे तभी जीएसटी आएगा। हाँ या ना, फटाफट बोलो। पक्का? अच्छा, क्या अपन आएंगे उसमें। लोन अगर आपने लिया है तो उसमें पहली बात तो, जब आपने लोन दिया, पैसे लेन देन किए, वो नहीं होगा। लेकिन जो इंटरेस्ट वगैरह लग रहा है उस पर आगे चल के उसको एग्जाम कर दिया जाता है। पढ़ेंगे अपन ऐसे ना, एक एक ट्रांजेक्शन अभी मैं नहीं बता पाऊंगा। जब पूरी पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी, जब जीएसटी कंप्लीट होगा, तब तुम खुद सारी चीजों को सोच पाओगे। क्योंकि बहुत सारे टेस्ट होने पड़ते हैं ना हमको, कि कौन से टेस्ट से बाहर हो पा रहा है वो। क्या बात समझ में आ रही है? लोन में वैसे नहीं लगता है। क्या बात समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट आ जाओ एक बार। अपन ने क्या क्या पढ़ा था? सेल, ट्रांसफर, क्या था? बार्टर, एक्सचेंज। अच्छा, अब एक चीज बताओ, एक वर्ड है एक्सचेंज और एक वर्ड है बार्टर, इन दोनों में क्या फर्क है? और एक्सचेंज मतलब? हाँ, इसको एक बार मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ, ठीक है क्या? फॉर एग्जांपल बेटा, क्या है कि मेरे पास मोबाइल है, ठीक है? मेरे पास मोबाइल था, मान के चलो आईफोन 12, ठीक है? अब नया मोबाइल आया मार्केट में, ठीक है? कौन सा आ गया? आईफोन 15 आ गया। मैंने बोला, मैं 15, आईफोन 15 कितने का है? तुम लोग एकदम प्रो मैक्स ही लोग हैं ना, जिंदगी में नाला है, ठीक है? ठीक है, तोड़ दो सब। ठीक है, कितने का है? 1,50,000 का। क्या है? 1,50,000। मजेदार चीज है, देखना ध्यान से, ठीक है? 1,50,000 का। मैंने कहा ठीक है, मैं जाता हूं 1,50,000 का फोन लेने, पैसे देके आ जाता हूं। तो 1,50,000 में मान के चलो 18% जीएसटी लगेगी, तो सीधे सीधे मुझके ऊपर से पैसे जो भी लगेंगे वो लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे बता दो? मैं गया, आईफोन खरीद के आ गया, 1.5 लाख रुपए दे के आ गया। क्या बात समझ में आ रही है? फिर मैंने कहा यार, आईफोन 12 तो पड़े पड़े किसी काम का नहीं, अगर 15 आ गया तो मैंने कहा एक काम करता हूँ, 15 ले आता हूँ और 12 दे आता हूँ। तो मेरे पास क्या हुआ? अच्छा, 12 की उनने कीमत कितनी लगाई? मान के चलो, नहीं भी नया आता है 60,000 में, 20,000। कितनी लगाई? 20,000। कितनी लगाई? 20,000। अब बात समझ में? अब मुझे कितने पैसे देने पड़े होंगे? 1,30,000। क्या बात समझ में आ रही है? मैं क्या दे के आया? आईफोन 12 दे के आया, और क्या दे के आया? कैश दे के आया। कितना? 1,30,000। क्या बात समझ में आ रही है? मेरे पास से ये गया है, मेरे पास से क्या गया है? आईफोन 12 गया है और 1,30,000 रुपए गए हैं। और मेरे पास क्या आया है?
क्या आया है? आईफोन 15 आया है। बताओ पहले तो ये क्या है? एक्सचेंज है कि बार्टर है? ये एक्सचेंज है कि बार्टर? ये पूरा ट्रांजैक्शन ऐसे होल क्या रहेगा? एक्सचेंज। क्यों एक्सचेंज रहेगा? क्योंकि पैसों का ट्रांजैक्शन इसमें बीच में आ गया है, तो ये क्या है बेटा? एक्सचेंज। बार्टर मतलब देती है दिल दे बदले में दिल के, मतलब दिल के बदले दिल, बीच में कोई सौदा नहीं। क्या बात समझ में आ रही है? पैसे का लेन देन नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही है? गुड्स के बदले क्या जाएंगे? गुड्स। बीच में वैल्यूएशन नहीं आएगी, है ना? देती है दिल दे बदले में दिल के। ये नहीं बोल सकते मेरा दिल 1 किलो का है, तेरा दिल आधे पाव का है, तो आधे पाव का पैसा और दे। ऐसा होता है क्या? नहीं। ठीक है क्या? प्यार में सौदा नहीं भैया। क्या बात समझ में आ रही है? गुड्स के बदले गुड्स। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रहा हूं, क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है क्या? मान के चलो क्या इसकी बैग्स की शॉप है। किसकी शॉप है? बैग्स की। तो मैंने कहा यार मुझे ना अपने बच्चों को बैग्स बांटने हैं, खूब सारे बच्चों के लिए बैग्स बनवाने बल्क में। क्या बात समझ में आ रही है? और बोलता सर मुझे आपको फीस देनी है। मैंने कहा एक काम कर, तेरी फीस माफ, तू एक काम कर 100 बैग ले आ। इसने कहा ठीक है सर, 100 बैग मैं आपको लाके दे देता हूँ, आपका नाम, कोचिंग का नाम प्रिंट करके सारे बच्चों में बांट देना, ठीक है क्या? और मेरी तरफ से आप मुझसे फीस मत लेना। मैंने कहा कोई बात नहीं, चल जाएगा। क्या मैंने उससे बैग्स का भाव किया? क्या उसने मुझसे फीस का भाव किया? नहीं। ये क्या है? प्योर बार्टर। ये क्या है? प्योर बार्टर। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहां पे जीएसटी कैसे आएगा? क्या दोनों में आएगा? क्या मैं भी जीएसटी भरूंगा, वो भी जीएसटी भरेगा? ये अपन देखेंगे अभी आगे चल के। सर्विस दी ना भाई, पढ़ा रहा हूं उसको बिठा के, सर्विस तो दी। साला दिख नहीं रहा है तो दिया ही नहीं कुछ। ठीक है, हाँ। ट्रांजैक्शन के बदले ट्रांजैक्शन, गुड्स के बदले गुड्स या सर्विस, गुड्स के बदले सर्विसेज भी हो सकता है, तो वो क्या हो जाएगा? बार्टर। क्या हो जाएगा? बार्टर। हाँ, अब अपन एक एक करके आते हैं ना। अभी जीएसटी की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ तुमको क्या समझा रहा था? ट्रांसफर और एक्सचेंज। अभी हम पढ़ रहे हैं सप्लाई है कि नहीं है। सप्लाई में तो तीनों कंडीशन चेक करेंगे। आओ तीनों कंडीशन चेक करने का बहुत प्यारा तरीका बता रहा हूं। मुंडी निजट को स्ट्रेट बैठो, यहां से तुम्हारा दिमाग की नसें खुलेंगी थोड़ी सी, ठीक है क्या? प्लीज जितने लोग मेरे साथ हैं यहां देखेंगे। मैं पहले फोन वाले एग्जाम्पल पे लेता हूं। क्या लेता हूं? फोन वाले एग्जाम्पल पे। मैं यहां से गया कहा? आईफोन स्टोर। जाके क्या करके आया? आईफोन खरीद के लिए आया, और बदले में क्या दे के आ गया? आईफोन 12 और पैसे। कौन सर्विस प्रोवाइडर है, कौन सर्विस रेसिपिएंट, या कौन गुड्स प्रोवाइडर है, कौन गुड्स रेसिपिएंट है? बताओ यहां पे कौन क्या है? प्रोवाइडर कौन है? एप्पल। कैसे पता लगता है? नॉर्मली जिसके पास से पैसे जा रहे होते हैं वो क्या होता है? गुड्स। जो वो होता है गुड्स रेसिपिएंट, वो होता है गुड्स या सर्विस रेसिपिएंट। जो पैसे दे रहा है उसने सर्विस ली है या गुड्स लिए। और जिसके पास पैसे आ रहे होते हैं वो कौन होता है? प्रोवाइडर। तो अभी पहले एप्पल के नजरिए से देखते हैं। किसके नजरिए से देखते हैं? एप्पल। एप्पल ने आईफोन 15 बेचा, बदले में क्या है? पैसे। क्या है? 1,30,000 और 20,000। क्या बात समझ में आ रही है? क्या सेल है, ट्रांसफर है? हाँ। क्या इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है? हाँ। क्या इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है? हाँ। और क्या कंसिडरेशन मिला है? हाँ। कंसिडरेशन मनी में भी हो सकता है और नॉट इन मनी भी हो सकता है। जो आईफोन 12 मिला है वो भी क्या है? कंसिडरेशन ही है। तो टोटल कितने पे जीएसटी आ जाएगा? 31, और फोन की वैल्यू 150। 150 पे कितना आ जाएगा? 18% जीएसटी मैं सरकार को भर के आ जाऊंगा। कितनों को समझ में आई ये बात? सीधी सीधी। मैंने क्या किया? आईफोन कंपनी बन के, एप्पल बन के क्या किया? फोन बेचा, सर्विस की, सप्लाई ऑफ गुड्स किया, बदले में क्या मिला है? ये मेरा फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। और सी क्या है? कंसिडरेशन। और सी क्या है? कंसिडरेशन। एबीसी टेस्ट पास हुआ, सप्लाई हुई, 150 पे 18% जीएसटी। कितने लोग मेरे साथ हैं? हाथ उठाएंगे। वो बेटा सेकंड हैंड आया है, वो उस समय जब पहला ट्रांजैक्शन होगा तब की बात हुई होगी। क्या बात समझ में आ रही है? अभी मुझे कंसिडरेशन में क्या मिल रहा है? अभी मुझे कंसिडरेशन में क्या मिल रहा है? मुझे क्या मिल रहा है? 1,30,000 में वो मिल रहा है, और 20,000 का आईफोन मिल रहा है। 20,000 का आईफोन मिल रहा है। मैंने वैल्यू 150 मोबाइल की ऐसे निकाली है। क्या बात समझ में आ रही है? अभी हम सीखेंगे वैल्यू निकालना आगे चल के। अभी यहां मानो कि 20,000 क्या है? कंसिडरेशन। क्लियर है? मजे की बात देखो, अब कहानी घूमेगी। मेरे नजरिए से देखो, अब मैं हूं, मैंने क्या किया है? आईफोन 12 दिया है और पैसे दिए हैं, ठीक है क्या? अब यहां पे दो चीजें गई हैं मेरे पास से। एक बार क्या है? आईफोन 12, और एक बार क्या गए हैं? 1,30,000 रुपए। क्लियर है? मैंने क्या क्या, अगर मैं यहां से देखूं कि मेरे वाले ट्रांजैक्शन पे जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा, मेरे वाले ट्रांजैक्शन पे जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा, पहली चीज तो मैंने क्या दिया है? 1,30,000 रुपए दिए हैं। क्या रुपए गुड्स होते हैं? नहीं।
क्या रुपए गुड्स होते हैं? नहीं, मनी इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। तो ये तो क्या हो जाएगा, मनी की डेफिनेशन से ही बाहर हो जाएगा। तो 1 30 जो है वो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कोई इंसान ये भी तो बोल सकता है सर आपने जो आईफोन 12 दिया है और गुड्स गए और बदले में आईफोन 15 आया है, कुछ पार्ट तो आया है, क्या बात समझ में आ रही है? गुड्स के बदले गुड्स बार्टर हो गया। कंसिडरेशन में आईफोन 15 आया ना, आईफोन 12 गया, कंसिडरेशन में आईफोन 15 आया, तो पैसा भी तो गया। तो ठीक है, पैसे वाले पार्ट को अलग कर दो भाई। आईफोन 15 1.5 लाख का था, आईफोन 15 कितने का था? 1.5 लाख का था। क्या मैं सिर्फ 1 30 देता तो मुझे आईफोन मिलता? मैंने 20,000 का आईफोन 12 दिया है, बदले में मुझे आईफोन 15 मिला है, तो आईफोन 15 का कुछ पार्ट तो मुझे आईफोन 12 के बदले मिला है। तो गुड्स गए गुड्स आए, बार्टर एक्सचेंज जो बोल लो, ये बात समझ में आ रही है? और साथ में क्या आ गई? कंसिडरेशन। लेकिन क्या मेरा धंधा है मोबाइल बेचना? क्या इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है? नहीं। तो क्या जीएसटी लगेगा? नहीं। एक ही साइड लगेगा। किस साइड से? एप्पल कंपनी के साइड से। क्या मेरे साइड से लगेगा? नहीं। क्या दोनों साइड से चेक करना पड़ता है? अभी देखते हैं आगे चल के क्या दोनों साइड से चेक करना पड़ता है। अभी एक अगला एग्जांपल दूंगा, तुम्हारी दिमाग खुल जाएगा पूरा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? पक्का आया है? मुझे लग रहा है क्लास का टाइम हो गया है ज्यादा, लेकिन हम अगली क्लासेस के बाद ना, नहीं तो फिर अपन आज की सभा समाप्त करते, दूसरे टीचरों को पढ़ाने का मौका